हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग समीकरण पढ़ रहे थे, रासायनिक समीकरण। इनको हम लोग संतुलित करना पढ़ चुके थे। ठीक है, तो समीकरण संतुलित कैसे किए जाते हैं इनको हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आप लोग लेक्चर 2 में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमको दिया गया रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो सूचनाएं क्या क्या होती हैं। किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 1 क्या है, यदि अभिकारकों और उत्पादों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। ठीक है। नंबर 2 यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थों का निर्माण होता है। चलिए 3 नंबर हेडिंग देखते हैं हम लोग। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं के आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। नंबर 4 क्या है, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित उत्पादों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है हमको। चलिए 5 पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 5 पॉइंट मेरे पास है, यह अभिकारकों और उत्पादों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। जो मोलों के अनुपात होते हैं तो इसी से हमको निकलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्या है मेरे पास। 6 नंबर में दिया गया, यदि अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। अभिकारकों और जो उत्पाद होते हैं उनके द्रव्यमानों का ये अनुपात भी बताता है। 7 नंबर क्या है, यह गैसीय अभिकारकों और उत्पादों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। ठीक, चलिए और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं हम लोग कुछ। तो उदाहरण हमको दिए गए सभी, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु और अमोनिया के 2 परमाणु। ठीक, इसके बाद 1 मोल अगर नाइट्रोजन लें, ठीक, और हाइड्रोजन 3 मोल लें तो 2 मोल अमोनिया बनेगी। ठीक है, उसके बाद 28 ग्राम। ठीक है, तो ये हमको सब दिया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आता है मेरे पास रासायनिक समीकरणों के उपयोग या लाभ। ठीक है, तो उपयोग और लाभ हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर 1 मेरे पास क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। नंबर 2 क्या है, रासायनिक समीकरण की सहायता से उत्पाद की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। 3 नंबर देखते हैं हम लोग। 3 नंबर पे हमको क्या दिया गया, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो नंबर 1 क्या होती है, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और उत्पादों में भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस होती हैं, की जानकारी नहीं हो पाती है। ठीक है, जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनसे हमसे ठोस, द्रव और गैस की जानकारी नहीं हो पाती है। नंबर 2 क्या है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण को नहीं हो पाती है। ठीक, अर्थात समीकरण यह जानकारी नहीं देता कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। तो इन अभिक्रियाओं को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। हम लोग लेक्चर 1 में इनको हम बोल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 3 हमको दिया गया, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता कि अभिक्रिया किन दबावों, ठीक है, किन दशाओं, ठीक है, दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि में संभव है। उसका नंबर 4 आता, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता। नंबर 5 है मेरे पास, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोट, ठीक है, के साथ होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको विस्फोट के साथ कराया जाता है, परंतु रासायनिक समीकरणों से इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन रासायनिक जो समीकरण होते हैं इससे हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 6 हमको दिया गया है। नंबर 6 क्या है, नंबर 6 है, समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता कि अभिक्रिया में अभिकारों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई हैं तथा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ है। तो ये मेरे पास क्या थी,
ये हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना फेयर बना लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं, देखते हैं हम लोग। तो रासायनिक समीकरणों की सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 हेडिंग मेरे पास है। नंबर 1 क्या, अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेत सूत्रों के ठीक आगे कोष्ठक में ठोस के आगे हम लोग क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं हम लोग। द्रव के लिए एल लिखते हैं एवं गैस के लिए जी लिखकर किया जाता है। इसी प्रकार पदार्थ के जलीय विलयन के लिए AQ, ठीक है, आदि अंकित किए जाते हैं। तो ये तो हो गए सिंबल। अगर ठोस है तो हम एस लिखेंगे, ठीक है, और अगर द्रव है तो एल लिखेंगे, गैस है तो जी लिखेंगे, और अगर जलीय विलयन है तो AQ लिखेंगे, ठीक। चलिए हम लोग आप लोगों को लिख के बताते हैं। जैसे CaCO3 है, ठीक, ये होता है ठोस, तो हमने एस लिख दिया। एरो कहेंगे CaOS, ये ठोस होता है, और CO गैस होता है, तो ये हम लोगों ने लिख के दिखा दिया, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं जिंक ठोस होता है। H2SO4 कैसा होता है, जलीय द्रव, जलीय विलयन होता है। एरो के आगे ZnSO4 जो बना वो भी जलीय होता है। H2 हाइड्रोजन गैस कहती होती है, गैस होती है। नंबर 2 आता है मेरे पास ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरणों के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस चिन्ह, प्लस ऊष्मा ये लिखा है, प्लस ऊष्मा, तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे CO प्लस O2 की अगर हम क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, CO2 प्लस ऊष्मा निकलेगी, तो यह अभिक्रिया कैसी हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। N2 प्लस O2 की अगर हम क्रिया कराएं तो क्या 2NO बनेगा, प्लस ऊष्मा निकलेगी, ये अभिक्रिया कैसी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के ये उदाहरण है, ठीक है। ये जो उदाहरण है वो किसके, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नंबर 3 गैस के उत्सर्जन की जानकारी। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक चिन्ह बाद, ठीक है, या ऊपर दिया जाता है। क्या लोग लिखते हैं हम लोग, देखो Zn प्लस H2SO4 से हम क्रिया कराएं तो लिखेगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, तो ये निकल के आएगा। चलिए उस आगे हम देखते हैं अपक्षेप के बनने की जानकारी। जो अपक्षेप बनता है उसकी जानकारी हमको मिलती है। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई उत्पाद अपक्षेप के रूप में पृथक होता है तो उस उत्पाद के संकेत सूत्र के बाद DAR, ठीक है, क्या लिखते थे हम लोग, DAR दिया जाता है, ठीक है, ये लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है, देखो रिएक्शन हमको दी गई है AgNO3 प्लस HCl, एरो के आगे AgCl, और हमने इसके आगे क्या लिख दिया DAR, ठीक है, और प्लस NO3। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नंबर 5 पे मेरे पास क्या है, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। इस जानकारी के लिए समीकरण प्रयुक्त तीर चिन्ह एरो के ऊपर नीचे दाब तथा सांद्रण के उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देश किया जाता है। यथा अभिकारक उत्पाद, ठीक है, अभिकारक जो होता है वो टेम्परेचर, ये सब प्रेशर बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नंबर 6 मेरे पास क्या है। नंबर 6 मेरे पास अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। तो रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और उत्पादों के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित 2 तीर चिन्ह दिए जाते हैं। यथा जैसे N2 क्या दिया गया हमको, 2N प्लस 3H2, एरो के आगे हमने क्या बना दिया 2NH3, ये हम लोगों ने बना दिया। ये क्या होता है, ये अमोनिया का सूत्र होता है, ये हाइड्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन होता है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगली हेडिंग मेरे पास आती है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 आता संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रिया, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट करिएगा इसको। तो हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ जुड़ते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होती है परिभाषा। वह है जिसमें दो अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक परस्पर सहयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। संयोजन अभिक्रिया तत्वों के बीच या यौगिकों के बीच कराई जाती है। ठीक है, तो संयोजन से हमको पता चलता है कि संयोजन का मतलब क्या होता है, योग। तो जब दो तत्व योग करते हैं तब जो अभिक्रिया बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर ए पॉइंट इसमें हमको दिया गया है, ए अभिक्रिया मतलब दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में दो तत्व आपस में सहयोग करके नए यौगिक के क्या करते हैं, रचना करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच सहयोग। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सहयोग होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन कराएं तो क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड बने। निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुण से कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे सी प्लस हमने O2 एरोगैंग क्या बन गया, CO2। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमको मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच सहयोग, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अगर हम क्रिया कराएं तो मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो Mg 2Mg प्लस O2 एरोगैंग क्या बन जाएगा, 2MgO। ठीक, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो एरोगैंग क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है फिगर, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमको फिगर दिया गया, ये हम इसको अगर जलाएंगे, ये हमको चित्र दिया गया, इसको अगर हम जलाएं तो ये खुला जार होता है यहाँ पे। अगर हम इसको, ये हमारे पास जो पकड़ने वाला औजार होता है उससे हम लोग पकड़ेंगे और इसको हम अंदर डालेंगे। ये मेरे पास भट्टी है एक तरीके की। तो मैग्नीशियम के फीता का जलना, तो ये मैग्नीशियम का जो फीता होता है ये जलता है। ठीक है, तो ये जलता है तो क्या होगा, मैग्नीशियम का वायु में जलना। तो आपको अगर फिगर बनाना है तो आप लोगों को ये फिगर बनाना है। ठीक है, चलिए हम आपको छोटा करके दिखा देते हैं, पूरा आ जाएगा। ये फिगर आप लोगों को बनाना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 3 मेरे पास आता है लोहा एवं गंधक के बीच सहयोग। लोहा एवं गंधक, तो लोह चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड बनता है। तो Fe और प्लस सल्फर यस की अगर हम क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, FeS। रिएक्शन देख लीजिए आप लोग, Fe प्लस S एरोगैंग बनेगा FeS। ठीक है, तो आयरन ये हमने क्रिया करा रखी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बी मेरे पास पार्ट क्या है, एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। एक तत्व और एक यौगिक को तब अगर क्रिया संयोजन करें तो इस प्रकार की क्या होती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक तत्व किसी यौगिक के साथ सहयोग करके अन्य नए यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल में है नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो हमने रिएक्शन कराई 2CO प्लस O2, तो एरोगैंग क्या बनेगा, 2CO2। नंबर 2 देखते हैं हम लोग। नंबर 2 मेरे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच सहयोग। तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो 2SO2 प्लस O2 की अगर हम क्रिया बनाएं तो 2SO3 बनेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नंबर सी पॉइंट मेरे पास क्या है, दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब दो यौगिक से अधिक बीच संयोजन के, तो इस प्रकार की अभिक्रिया में दो या उससे अधिक यौगिक परस्पर सहयोग करके नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। तो कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, जो बकरा चूना या भुजा चूना बोलते हैं हम लोग, ठीक है, का निर्माण करता है तथा पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो आप लोगों ने चूना देखा हो, जब आप लोग पानी में डालते हो, ठीक है, तो उसमें तो कुछ बुलबुले निकलते हैं, तो वो ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो बकरा चूना का जलीय विलयन मकान की दीवारों पर सफ़ेद की पुताई करने में इस्तेमाल किया जाता है। यह वायु से CO2 का अवशोषण करके धीरे धीरे CaCO3 में परिवर्तित हो जाता है, जिससे दीवार की चमक बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा या आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके।
ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मेरे पास नंबर 3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोजन। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ सहयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो SO3 + H2O क्रिया कराए हम लोग तो क्या बन गया, H2SO4 बन गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर मेरे पास आती है नंबर 2 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने पर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। इनके मूल गुण यौगिक के मूल गुण से भिन्न होते हैं। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने पदार्थ का या यौगिक कह सकते हैं। तो जो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया मतलब जैसे कोई बड़ा पदार्थ हो उसको तोड़ तोड़ के 2-3 जगह बना दो। देखो इसकी उल्टी होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, 2 पदार्थ मिल रहे थे तब एक पदार्थ बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पदार्थ होगा और 2 पदार्थों में या 2 से अधिक में टूटेगा, तो उसकी जस्ट उल्टी होती है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है मेरे पास। उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो CaCO3 प्लस एरो के आगे हमारा क्या बनेगा, CaO और प्लस CO2 बनेगा। ठीक, इसको हम लोग देख लेते हैं फिगर को। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन है। ये मेरे पास एक परख नली है, इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट भर दिया और हमने उसको गर्म किया तो क्या बने, चूने का पानी बन गया यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कली चूना भी कहते हैं, जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सीमेंट के निर्माण में कौन से चूने का उपयोग किया जाए तो किसका किया जाता है, CaO का किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो 2KClO3 एरो के आगे क्या बन जाएगा, 2KCl + 3O2 बनेगा। तो ये मेरे पास है, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो आप लोग फिगर देख लीजिए, इसको आप लोग बना लीजिएगा फिगर को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर आता है मेरे पास फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4.7H2O का जल अपघटन। यह कथन नली होती है मेरे पास, कथन नली में हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के रवे लेकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। अभी हम आपको चित्र दिखाएं, जैसा चित्र में दिखाया गया, हमने इसलिए चित्र बोल दिया। फेरस सल्फेट का रवा जल से बाष्पित होकर निकल जाता है, जिससे फेरस सल्फेट का हरा रंग गायब हो जाता है। बाद में अनार्ध FeSO4 अपघटित होकर भूरे रंग का ठोस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैसें प्राप्त होती हैं। ये मेरे पास FeSO4.7H2O, इसको हम लोगों ने गर्म किया तो क्या बन गया, FeSO4 + 7H2O। फिर हमने FeSO4 को गर्म किया तो प्लस H जल के साथ में, तो क्या बन गया, तो एरो का में Fe2O3 बन गया प्लस SO2 बन गया और SO3 बन गया। तो ये फिगर है मेरे पास, तो आप लोग देख लीजिएगा। जब हमने इसको गर्म किया फेरस सल्फेट को हम लोगों ने जब गर्म किया और ये जल की बूंदें कुछ बनी हैं इसमें। ठीक है, और ये जो गैस थी वो बाहर निकल रही हैं। कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आगे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनने के कथन नली से निकलने वाली गैस से जलने जैसी गंध होती है। नोट, आप लोग एक इस पॉइंट को नोट कर लिए, अंडरलाइन कर। चूँकि अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है अतः इन्हें ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको ऊष्मीय अभिक्रिया भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चलिए हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स।